हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हैं? होप आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले जो वीडियो था हमने मेटल और नॉन मेटल का स्टार्ट किया हुआ है, और आज अगर हम टॉपिक कंटिन्यू मैं करूँगी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। थोड़ा हमने पिछले वीडियो में भी किया था। देखिए इसमें हमारे पास मैंने आपको एनरिचमेंट ऑफ ओर्स तक लिया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमारे पास क्या होता है जब भी हम मेटल के एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो अगर आपको याद है तो मैंने ये कहा था आपको कि हमारे पास क्या होता है, एक मिनरल्स है और ओर है। मैंने इवन डिफरेंस भी उसमें आपको बोला था कि जो मिनरल्स होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, और ये क्या करते हैं, मेटल कंटेन करते हैं। कुछ उनमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जैसे सैंड है, स्टोन है या रॉक है। हम इसे कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? अर्थ क्रस्ट से, ठीक है। और इससे अलावा मैंने ये कहा था कि जो और होता है वो क्या होता है कि वो मिनरल जिन्हें हम क्या करते हैं, मेटल से कहते हैं मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली एंड चीपली। मतलब कि मिनरल जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम विच, जिसमें से हम मेटल को निकाल रहे हैं। जैसे या तो बहुत इजीली, मतलब हमें ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं यूज़ करना पड़ रहा, और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे पैसे ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, ठीक है, चीपली हम कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोर बोलते हैं। अब हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स हैं जिसे हम एक्सट्रैक्शन मेटल की करते हैं, और ये अगर हम एक टर्म यूज़ करें मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जो हम यूज़ करते हैं मेटल की आइसोलेशन के लिए फ्रॉम इट्स ओर। हम अब इसके अंडर जो है कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनरिचमेंट ऑफ ओर बोला था, जिसमें मैंने कहा था कि ओर में क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं ऑलरेडी, तो हम उसको रिमूव करते हैं। उसके लिए हम एनरिचमेंट और वर्ड मैंने यूज़ किया था, या हम इसे कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। लेकिन अब देखिए वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्रशिंग ऑफ ओर, या हम इसे ग्राइंडिंग भी बोलते हैं। क्रशिंग का मतलब क्या होता है? तोड़ना। या ग्राइंडिंग का मतलब भी यही सेम चीज़ है कि छोटे छोटे पार्ट में हम ओर को डिवाइड कर देते हैं। उसके लिए क्या है, जो हम मशीन यूज़ करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आता है इम्प्योरिटीज़ को अलग करना, प्योरीफाई करना। ये एक इनिशियल स्टेप होता है जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए, या मैंने दूसरा वर्ड बोला था कि हम एनरिचमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर एनरिचमेंट की बात करें या कंसंट्रेशन की बात करें, तो मैंने ये कहा था कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर। मतलब क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज़ को ओर से रिमूव करने को हम एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब इस टेक्निक्स वाले में इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ मेथड्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है अंडर दिस कंसंट्रेशन। देखिए पहले मैं ये लूँगी, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या हम इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है कि जो ओर की हमने क्रशिंग कर ली, मतलब छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, हम इसे क्या करते हैं, आपके सामने जो है डायग्राम भी है कि, या विल्फी टेबल भी इसको बोलते हैं कि, या सिंपली आप समझ लीजिए कि हमने क्या किया कि एक अपर साइड से हमने क्या किया, ओर को ऐड किया, और यहाँ पर साइड में आप देखिए डायग्राम में कि वाटर की सप्लाई दी गई है। मतलब इस सिंपल से तरीके में ये कहूँ कि हम क्या कर रहे हैं, एक बीकर में सपोज कीजिए हमने अपर साइड से ओर को ऐड किया, और एक साइड से हम क्या कर रहे हैं, वाटर की सप्लाई दे रहे हैं। मतलब वाटर जो है, जो वाटर जो हम क्या कर रहे हैं कि फ्लो हो रहा है वाटर का वहाँ पर। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो क्रस्ट ओर है वो वॉस्ट हो जाता है वाटर स्ट्रीम से, और अगर तो और जो है वो डेंसर है गैंग से, मतलब इम्प्योरिटी से अगर वो भारी है, तो गैंगे जो पार्टिकल जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो तो चली जाएंगी पानी के साथ में, और जो हैवी और है वो रिमेन रह जाता है। और वो आपके सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कुछ ग्रुप्स है, मतलब गड्ढे हैं साइड्स में, जो ये दिखा रखे हैं आपको विल्फी टेबल। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर ये और जो है फर्स्ट रुक जाता है, बाकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो पानी के बहाव के साथ बह जाती हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। सेकेंड जो रहता है वो होता है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है कि इस केसेस में ये मेथड जो वर्क करता है मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ये मेथड
अप्लाइड होता है ओर और गैंग पार्टिकल्स में, जिनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि कोई भी एक जो है वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें आपके सामने क्या है, मैग्नेटिक रोलर लगा हुआ है, इस पर कन्वेयर बेल्ट है और 2 बीकर साइड में है। तो हम ओर को ऊपर से जो है अपर साइड से हम ओर को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमें क्या कह सकते हैं कि वी हैव टू पुट द ओर फ्रॉम अपर साइड, ठीक है, ऊपर साइड से हम उसको डालेंगे। और जो पार्टी उसके बाद क्या है, वो मैग्नेटिक रोलर आपके सामने दिखा रखे हैं और कन्वेयर बेल्ट है। तो वो और जैसे ही कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ मैग्नेटिक रोलर की साइड को जाएगा, तो जो पार्टिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है वो तो स्टिक होकर एक साइड पर जो है, जैसे ही रोल कर रहे हैं मैग्नेटिक रोलर और बेल्ट भी घूम रही है उसके ऊपर से, तो क्या होगा कि जो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, मतलब मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, वो अलग नीचे की ओर जाकर दूसरे बीकर में गिर जाएंगे। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं वो दूसरे बीकर में सेपरेट आउट हो जाएंगे। मतलब वो स्टिक हो जाएगा, एक स्टिक नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो इस केसेस में आपने एक चीज़ समझनी है कि जो ओर होता है वो कैरिड हो जाता है, मतलब कन्वेयर बेल्ट से, और क्या होगा कि वो होता हुआ एक जगह पर हमें अलग से इकट्ठा मिल जाएगा। तो आपको एक चीज़, सिंपल सी बात मैंने ये बोली है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ओर है और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको अलग कर रहे हैं। जो तो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो गया तो वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो नहीं हुआ वो जो है क्या होगा, अलग बीकर में आपको इकट्ठा मिल जाएगा। अब देखिए कि जो मैग्नेटाइट क्रोमेटोर होता है हम उसको सेपरेट आउट करते हैं इससे, ठीक है। तो इससे अलावा जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। देखिए इस केसेस में क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होती है इस प्रोसेस की, कि एक जो हमारे पास जैसे ओर और इम्प्योरिटी है तो उसमें से एक तो होना चाहिए हाइड्रोफोबिक, मतलब वाटर से डरने वाला, और दूसरा है हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर लविंग। तो हम इसको ये भी बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस which is used for separation of hydrophobic and hydrophilic material। मतलब क्या है कि एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल को अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली ये जो यूज़ किया जाता है, याद रखिए, फ्रोथ फ्लोटेशन जो हमारे पास है टेक्निक, ये सल्फाइड ओर के लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए अगर हम इमेजिन करें कि और जो है वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है और जो गैंग है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, मतलब और क्या हो गया, वाटर से डरने वाला, और जो गैंग है इम्प्योरिटीज जो है वो है वाटर लविंग है। तो अब डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे टेक्निक क्या है कि हम सपोज सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी कि इस केस में क्या है, एक बीकर है जैसे, और उसमें हमने क्या लिया हुआ है, हमने पाइन ऑयल ले लिया और वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम उसमें और ऐड कर देंगे जिसमें ऑलरेडी इम्प्योरिटीज़ हैं, और बीच में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक एजिटेटर मतलब लगा दिया। जैसे हम क्या है आप समझिए, मिल्क को अगर हम बीच में जैसे लस्सी को अगर हम करते हैं या मिल्क में से जो है हम क्रीम निकालते हैं, तो मतलब उसमें हम कोई भी चीज़ डालकर अगर घुमाएं, तो अगर आप घुमाते हो उसको टू एंड फ्रो मोशन, मतलब टू एंड फ्रो नहीं बोलूँगी, मतलब आप बीच में ऐसे हाथ से पकड़कर घुमाओगे, तो उस केसेस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें, मतलब तेल जो होता है वो ऊपर आ जाता है। तो सेम ही यहाँ पर है हमारे पास कि एक एजिटेटर है, जैसे एजिटेट कर रहे हैं उसको, तो क्या है, और जो है वो पाइन ऑयल के साथ में, मतलब ऑयल ऊपर आ गया और उसके साथ में वो स्टिक हो जाता है और एक फ्रोथ की फॉर्म हमको मिलती है अपर साइड पर। और जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाती हैं, क्योंकि मैंने बोला वो कैसी हैं, हाइड्रोफिलिक है, तो वो वाटर के साथ स्टिक होकर नीचे बैठ जाती हैं। तो ये जो तरीका है, सिर्फ आपने एक चीज़ समझनी है इसमें कि हमारे पास बीकर था, उसमें ऑयल था, पाइन ऑयल और वाटर था, हमने उसमें और जो है साथ में जिसमें गैंग था, मतलब हमने विद इम्प्योरिटीज़ वाला और ऐड कर दिया। हमें सेपरेट आउट करना है इम्प्योरिटीज़ को। बीच में एजिटेटर लगा हुआ है, जैसे ही एजिटेटर को हम घुमाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो ओर है वो स्टिक हो जाता है ऑयल के साथ और अपर साइड पर मूव कर जाता है, सस्पेंडेड हो जाता है और हमको फ्रोथ मिलती है, इसलिए इसका नाम भी फ्रोथ फ्लोटेशन है।
और इससे अलावा जो नीचे जो है इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं पानी के साथ स्टिक, वाटर के साथ स्टिक होकर। तो इससे आपको सेपरेट आउट हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ से। लास्ट जो इसमें है जिसे हम केमिकल सेपरेशन या केमिकल मेथड या लीचिंग बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, लीचिंग का मतलब क्या होता है कि इसमें हम यूज़ करते हैं कि जब जो ओर है वो सोल्यूबल हो, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या बोल रही हूँ कि ओर जो होना चाहिए वो सोल्यूबल होना चाहिए, और हम इसमें क्या कहते हैं कि जो गैंग है मतलब इम्प्योरिटीज़ हैं वो अनसोल्यूबल होंगी। एक सिंपल सा तरीका अगर हम कहें कि अगर सपोज कीजिए हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट में हमने क्या है ओर को ऐड कर दिया और हमने क्या उसको क्या किया, स्टिर किया, और वो उसके बाद हमें क्या मिला कि जो तो और था वो तो सोल्यूबल हो गया उस सॉल्वेंट में, और जो गैंग था वो इनसोल्यूबल था, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका है, आप फिल्टर करोगे फिल्टर पेपर से। तो क्या होगा कि जो तो सोल्यूबल था और वो तो नीचे आ जाएगा, फिल्ट्रेशन जो आपने की है तो वो तो नीचे आ गया, सोल्यूबल था, तो अपर साइड पर जो फिल्टर पेपर में क्या रह जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ है। मतलब एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो सेपरेट, लेकिन इसमें एक क्या चीज़ रहती है कि और जो होना चाहिए वो सोल्यूबल होना चाहिए। तो आप देखिए ये तो हमारे पास आता है किस चीज़ के लिए कि जब हम एनरिचमेंट कर रहे हैं या अगर हम क्या कर रहे हैं कंसंट्रेशन। मैंने बोला कि इस केसेस में हमारे पास मेथड है, मैंने आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग बोली है, ठीक है, या ग्रेविटी सेपरेशन कहा है। सेकंड चीज़ मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेशन कहा है, फिर उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन है, फिर उसके बाद में हमारे पास केमिकल मेथड या हम उसे लीचिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास जो आता है टॉपिक, मतलब अब हमने एक्सट्रैक्शन करनी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टेप, वो क्या, पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने क्रशिंग की, फिर उसके बाद हमने कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब जो है हमारे पास एक्सट्रैक्शन है, तो एक्सट्रैक्शन के बाद लास्ट जो रहेगा वो रिफाइनिंग है। तो अब देखिए एक्सट्रैक्शन जो हम करते हैं तो उस केसेस में हमारे कुछ मतलब क्या रहता है, स्टेप्स रहते हैं, लेकिन अब मैं टॉपिक वाइज ही लूँगी। आपकी जो बुक में एसएस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए इसमें क्या है हमारे पास कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए हम इसको ज़्यादातर किसके लिए ले रहे हैं कि जैसे हमारे पास सबसे नीचे जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो सबसे नीचे जैसे सिल्वर है या गोल्ड है वो फ्री स्टेट में होते हैं हमारे पास, और इससे अलावा जो हमारे पास मरकरी है या कॉपर है वो हमारे पास इनके ज़्यादातर हमें क्या मिलते हैं, सल्फाइड और मिलते हैं। तो इनके लिए हम एक्सट्रैक्शन जो है पहले करेंगे। मैंने क्या बोला कि हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मेटल की जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज़, अगर आपको याद है मैंने पीछे भी आपको याद दिलाई थी जिसमें मैंने कोड भी आपको बोला था। तो वो जो हमारे पास जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, सब पहले आते हैं। नीचे जो है हमारे पास मरकरी है और कॉपर है, सिल्वर गोल्ड है, ये सब नीचे हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, ये जो ज़्यादातर रिएक्टिव नहीं होते और इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं, इनमें लिखा कि द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस बाय हीटिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनकी ऑक्साइड को अगर हमने रिड्यूस करना मतलब रिडक्शन करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं। मतलब अगर हमने थोड़ा हीट कर दिया तो उसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और है कि अगर आप एग्जांपल देखिए, मरकरी है, मरकरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनाबार, मतलब जो उसका और है यहाँ पर HGS, मतलब क्या है यहाँ पे, ये इसका नाम क्या है, ये सिनाबार है, HGS। तो अब यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन दे रखी है कि हम हीट करेंगे, हीटिंग करने के लिए ऑक्सीजन की नीड रहती है। तो फर्स्ट हमारे पास HGS है, प्लस क्या है आपके सामने है रिएक्शन 2HGS प्लस 3O2, मतलब ऑक्सीजन है, ये बैलेंस रिएक्शन ली हुई है। हीट करेंगे, हीटिंग करने पर हमारे पास क्या है, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। आपके सामने रिएक्शन है, हमारे पास क्या बनेगा, HgO 2HgO प्लस 2SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। फिर अब वापस से उसको आप हीट कर रहे हो, मतलब पहले क्या हुआ, सल्फाइड से वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ हीटिंग करने पे, और उसके बाद फाइनली जो है ये जो स्टेप हम जो कर रहे हैं तो क्या होगा, हीटिंग करने पर हमें मर्क्यूरी मिल जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी।
सिमिलरली जो है अगर आप जो है हम कॉपर सल्फाइड के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, वापस से फर्स्ट स्टेप हीटिंग हम करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट होगा वो ऑक्साइड में। मतलब कहने का क्या है कि हम सल्फाइड से कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ऑक्साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, देखिए आपके सामने रिएक्शन है 2C2S प्लस 3O2 गिव राइज टू 2C2O प्लस 2SO2, मतलब कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि दोबारा से कॉपर ऑक्साइड हमने लिया जो है, और हम वापस इसमें क्या करते हैं कि जब रिएक्शन वाइज हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या मिल जाता है, कॉपर मिल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है यहाँ पर इस केस में। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनसे आपको क्या समझने को मिलता है कि हमने क्या है, सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया और वापस हीटिंग करने पर हमको क्या है, जैसे पहली रिएक्शन में मरकरी मिल गया और यहाँ पर हमें कॉपर मिल गया। ये था अगर हमने मेटल के एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उन मेटल्स की जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में। अब उसके बाद आता है एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब उनके लिए जो बीच में है रिएक्टिविटी सीरीज के, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, या हमारे पास लेड हो गया, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट मेटल फॉर्म में। देखिए अब इस फॉर्म में मैंने क्या बोला कि ये कैसे प्रेजेंट है, एज अ सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो अगर इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, और इन केसेस में क्या होता है कि हम इनके ऑक्साइड से मेटल को ईजिली जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है सबसे फर्स्ट अगर आप देखें कि अगर हमने एक्सट्रैक्शन करनी है फ्रॉम द मेटल सल्फाइड ओर से, तो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं, मतलब मेथड है वो है रोस्टिंग का। तो इस केस में क्या होता है कि सल्फाइड और जो है हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड में। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाय हीटिंग। और ये कैसे ये होता है, हमको ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पर चाहिए, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फाइड और को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। रिएक्शन आपके सामने है 2ZnS जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 गिव राइज टू 2ZnO प्लस 2SO2। तो ये रिएक्शन में क्या हुआ, सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर हमने मेटल की जो है मेटल कार्बोनेट और की एक्सट्रैक्शन करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या रहता है, इसमें हम कार्बोनेट और को जो है चेंज करते हैं ऑक्साइड में, तो उसके लिए भी हम हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीटिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमको ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम देनी पड़ती है, तो हम बोलते हैं इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या है, लिमिटेड सप्लाई रहती है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम जिंक कार्बोनेट लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हमें यहाँ पर मेटल ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। कैसे मिल गया, देखिए दोनों मेथड से, रोस्टिंग से भी मिलेगा और कैल्सिनेशन से भी मिलेगा। लेकिन रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहती है, और कैल्सिनेशन में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं रहती, लिमिटेड सप्लाई है या ऑक्सीजन होगी ही नहीं, ठीक है। दोनों में हमको हीटिंग देनी होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि दोनों प्रोसेस से आपको क्या है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है। उसके बाद जो है हम मेटल ऑक्साइड की हम उसको रिड्यूस करते हैं मेटल में। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेथड जिसे हम बोलते हैं रिडक्शन। देखिए रिडक्शन के लिए क्या किया जाता है, रिडक्शन आपको सभी को मालूम है, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन का रिमूव करना, ठीक है। तो इस केसेस में अगर हम रिडक्शन बोल रहे हैं तो हमको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है, हम वो भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, जिसे हम कोक भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। ये 3 ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे जिंक ऑक्साइड है प्लस हम कार्बन ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर कि अगर आपके सामने क्या है कि ऑक्सीजन कहाँ से रिमूव कर रहा है, वहाँ जिंक ऑक्साइड से, और हमें रिएक्शन वाइज क्या मिल जाता है, जिंक प्लस कार्बन
मोनोऑक्साइड, मतलब क्या ये मैं कह सकती हूँ कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या काम करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन, देखिए अगर हम आपको याद दिला दूं कि एक ऑक्सीडेशन होता था और एक रिडक्शन होता था। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो रिडक्शन दिखाते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन दिखाते हैं। उल्टा होता है, प्लीज़ याद रखिएगा। रिएक्शन वाइज भी आपको समझ के आएगा कि यहाँ पर कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज हो रहा है। अब जिंक ऑक्साइड जिंक में चेंज होने का मतलब कि वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। और कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो वहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होती है तो वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इस चीज़ में आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जो मिडल वाले हैं उनकी क्या हम पहले क्या करते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, और उसके बाद हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि हम मिडल वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में प्रेजेंट है उनकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करते हैं, फिर हम उनकी रिडक्शन करते हैं, मेटल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए उसके बाद जो हमारे पास एक्सट्रैक्टिंग है मेटल की, जो टॉप में है एक्टिविटी सीरीज़ के, तो ये मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम है, कैल्शियम है, और हमारे पास मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये सब के सब कहाँ होते हैं, टॉप में होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के। ये मेटल जो होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं, हम इनको रिड्यूस नहीं कर सकते रिड्यूसिंग एजेंट से, जैसे कार्बन था, हाइड्रोजन था, या कार्बन मोनोऑक्साइड था। ठीक है, तो हम इनको रिडक्शन इनकी जो है हम नहीं कर सकते। हम इन्हें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ये क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, या किससे करते हैं, उनके मोल्टन स्टेट से या मोल्टन साल्ट से हम जो बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये हाईली रिएक्टिव हैं, हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज़ करके हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या एक्सट्रैक्टेंट जो हम करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम करते हैं उनके मोल्टन स्टेट से। जैसे कि अगर हमने सोडियम की एक्सट्रैक्शन करनी है NaCl से, तो इस केस में जो है हमारे पास जो मेटल डिपॉजिट होगा, इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। डायग्राम भी मैं हम इसको डिस्कस करेंगे कि मेटल जो है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और क्लोराइड जो है वो लिबरेट होगा एनोड पे। अब आप यहाँ पर डायग्राम वाइज भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, डायग्राम वाइज अगर हम देखते हैं तो मैंने जैसे कहा आपको कि जो मेटल है वो डिपॉजिट होगा कैथोड पर, क्लोरीन जो है वो लिबरेट होता है एनोड पे। तो हम यहाँ पर NaCl की बात मैंने एग्जांपल लिया है। तो Na जो होता है, सोडियम जो हो है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, आपको सभी को पता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा आपको कि जो हम मेटल के एक्सट्रैक्शन करते हैं जो टॉप में प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो हम उसके मोल्टन स्टेट से उनके एक्सट्रैक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम कर रहे हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि करंट सप्लाई पास करके उनके मोल्टन स्टेट से, मतलब हम उन्हें पिघलाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि सपोज कीजिए हम डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे आपको एक बीकर लिया हुआ है और हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है। तो एक जो है कैथोड है और एक एनोड है यहाँ पर, और हमने NaCl को मेल्ट कर टम्बलर में जो है हम उसको फिल कर देंगे। और अब देखिए कि आप समझते हैं कि जो NaCl है और वो कैसा होता है, उसमें एक होता है Na पॉजिटिव और दूसरा होता है Cl नेगेटिव। कैसे बनता है कि जब सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेता है और उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने ये पिछले वीडियो में भी समझा था। तो यहाँ पर क्या है, हमने NaCl ही ले रहे हैं और मैंने क्या बोला, यहाँ पर NaCl कैसे प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव और Cl की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब इस केसेस में क्या होता है कि जैसे ही हमने 2 इलेक्ट्रोड है जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, हम करंट सप्लाई को ऑन कर देते हैं, तो हमारे पास जो पॉजिटिव वाला है Na पॉजिटिव, वो किस साइड मूव करता है, कैथोड की ओर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर। और जो Cl नेगेटिव है मूव किस साइड मूव करेगा, एनोड की ओर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर।
तो इससे जो है हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सोडियम है वो डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड पर, और क्लोरीन जो है वो लिबरेट हो जाता है एनोड पर, गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा। चाहे आपने एक चीज़ समझनी है कि जो मेटल होता है वो पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गिव अप करते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं नेचर वाइज मेटल, तो वो हमेशा क्या है यहाँ पर अभी कैथोड पर ही आपको डिपॉजिट मिलेंगे। और इसका मतलब है कि हम कैथोड पे हमको मेटल अलग से मिल जाएगा, और जो नेगेटिव है वो यहाँ पर चाहे वो Cl है या कोई और भी हो सकता है, वो क्या है गैस की फॉर्म में एनोड पर रिलीज आउट हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमको एक्सट्रैक्शन हो सकती है सोडियम की, सोडियम क्लोराइड से। तो ये जो मेथड है ये किसा है, एक्सट्रैक्शन। अगर हम मेटल की जो टॉप पे प्रेजेंट एक्टिविटी सीरीज़ में मैंने एक एग्जांपल लिया। तो आज के लिए इतना ही, 2 ही टॉपिक इसमें रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।